आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, योर होलीनेस दलाई लामा कंट्रोवर्सी में गिर गए, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में गिर गए भैया। बच्चे के साथ कंट्रोवर्सी हो गई है। दलाई लामा जिनको हम सब फॉलो करते हैं, मैं खुद फॉलो करता हूँ। दलाई लामा को देख के एक अलग ही खुशी, तेंजिंग ग्यात्सो वैसे इनका नाम है, एक अलग ही खुशी जो है वो हासिल होती है। क्यों? 14वें दलाई लामा है और आपको पता ही है कि पूरी तिब्बत की सरकार अभी धर्मशाला से ही चलती है। बात करेंगे हम दलाई लामा के बारे में जानेंगे और इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, दलाई लामा की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये बहुत अच्छा बोलते हैं। हमने सर्टिफाइड ट्रेनर, शानदार साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास के साथ एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स निकाला है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, अगर आप बोल नहीं पाते हैं, अगर आपके इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सब हम कवर करवाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग की कैसे जाती है, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस को कैसे एनालाइज करते हैं, अपना ब्रांड कैसे बना सकते हैं। इसे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं है, इससे आप अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहां पे सब कुछ बोलने पे निर्भर करता है। तो डॉक्टर मयूरिका दास आपको समझाएंगी। टोटल ये 10 से 15 घंटे का कोर्स है। एक एक सेशन 1 से 1.5 घंटे का होगा। इतना सस्ता, आमतौर पर 40, 45, 50 हज़ार के कोर्सेज, क्योंकि मयूरिका मैम जो है ये कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ठीक है, और बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके पास हैं। अब ये बताती हैं कि आमतौर पे 50-60 हज़ार रुपये का कोर्स है, लेकिन हमने इसको कितने का निकाला? मात्र 300 रुपये का, 300। तो स्पीक कूपन कोड आपको यूज़ करना है, बहुत ज़बरदस्त आपको डिस्काउंट मिलेगा। फटाक से हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप पे आपको कोर्स मिलेगा। और 18 अप्रैल से क्लासेस शुरू होंगी, लाइव क्लासेस है सारी की सारी। तो दलाई लामा, क्या कहानी है दलाई लामा की? देखिए, तकरीबन अभी ये फरवरी के लास्ट का वीडियो है, 1 महीने पहले का वीडियो है। अब यहां पे हुआ क्या कि एक लड़का आता है दलाई लामा के पास, छोटा सा बच्चा, 10-11 साल का। तो वो उनसे सवाल पूछता है। तकरीबन 100 स्टूडेंट थे जो कि M3M फाउंडेशन से ग्रेजुएट हुए थे, भारत की जो है। धर्मशाला में आपको पता ही पूरा इवेंट होता है, दलाई लामा वहीं बैठते धर्मशाला में, हिमाचल, बहुत ही खूबसूरत है। तो वो बच्चा बोलता है कि क्या मैं आपको हक कर सकता हूं? तो दलाई लामा उसको स्टेज पे बुलाता कि स्टेज पे हो। तो पहले वो अपना गाल आगे करते हैं, फिर वो कहते हैं मुझे किस करूं, और उसके बाद वो अपनी टंग, अपनी जीभ बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैन यू सक माई टंग, क्या तुम मेरी जीभ को चूस सकते हो? वो बच्चे से कहते हैं। और इसके बाद वीडियो एंड। लेकिन उसके बाद बता दूं, जो वहां पे लोग थे वो बता रहे थे कि उसके बाद फिर दलाई लामा बहुत तेजी से हंसते हैं। दलाई लामा के बारे में फेमस है, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो आपको ये पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मजाकिया हैं, बहुत ही ज़्यादा फनी है ये, और कई बार इस तरीके के प्रैंक्स करते रहते हैं। तो दलाई लामा का यही कहना था कि ये सब मजाक में। आपको बता दूं कि तुरंत माफ़ी मांग ली है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। उसके बाद बताते हैं, हंसते हैं, सब हंसने लगते हैं और ये बोलते हैं कि हर जगह प्यार फैलाओ, ठीक है, और नफरत को हावी ना होने दो। तो अभी बड़ा अजीब है, ये काफ़ी क्रीपी बिहेवियर था। पहली बात तो ये, होठ पे किस किया, फिर जीभ निकाल ली, सब। अब भले ही सब हंस रहे हो, लेकिन ये बड़ा अजीब था। अब इनके सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि ये ग्रीटिंग है, बुद्धिज्म में इस तरीके की ग्रीटिंग, आप जीभ निकाल के ग्रीट करते हो। दूसरे इनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई देखो, ये ऐसे ही नेचर है दलाई लामा का, ये ऐसे ही हंसते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ मजाक करते हैं, माहौल को हल्का करते हैं। जो इनके अगेंस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई ये कैसा माहौल है, आप एक छोटे बच्चे से बोल रहे हो कि अपनी जीभ सक करो, मतलब ये इसका कहने का मतलब ही क्या था? बहुत ज़्यादा इनके काफ़ी बवाल हुआ है। अब फिर उसके बाद दलाई लामा ने अभी माफ़ी मांग ली है, अपोलोजाइज़ कर लिया है कि मैं उसके पूरे परिवार से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। 2019 में भी, 2019 में भी सेम ऐसे ही एक कंट्रोवर्सी हुई थी अपने सेक्सिस्ट रिमार्क्स को लेकर, जब इन्होंने ये बोला था कि मैं चाहता हूँ कि जो अगली दलाई लामा वो एक औरत हो, क्योंकि वो खूबसूरत है, अगर वो बेकार होगी तो उसको कोई देखेगा नहीं, उसके पास कोई आएगा नहीं। तब भी उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कंट्रोवर्सी से दलाई लामा का पुराना नाता रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा आउटक्राई हुआ कि दलाई लामा ऐसे कैसे कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है, क्रीपी बिहेवियर है, छोटा बच्चा है, क्या जीभ निकाल रहे हो। लेकिन दलाई लामा ने बोले सब मजाक की बात थी, माफ़ी मांग ली है, सेटल हो गया मामला। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है। दलाई लामा की कहानी जानते हैं, चलो। देखिए, दलाई लामा मतलब ही है इसका, जो लामा होते हैं, टीचर्स, जिनके पास ज्ञान का भंडार है ना। बेसिकली 1391 में पहले दलाई लामा जो है वो आए। कौन थे, उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। दलाई लामा के बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, और ये 14वें दलाई लामा है। इनका एक्चुअल में नाम है, वैसे तो एक्चुअल में नाम इनका कुछ और है, लेकिन जो मोनेस्ट्री नेम, जैसा हम लोग जब दीक्षा देते हैं ना, तो जैसे सिद्धांत है तो मेरा नाम बदल के सिद्धेश्वर हो जाएगा। जब आप दीक्षा देते हैं तो वो दीक्षा वाला नाम अलग होता है,
ठीक है ना। जैसे अजय बिष्ट कौन थे, योगी आदित्यनाथ, उनका नाम अलग हो गया, योगी आदित्यनाथ हो गया, ये चीज है। तो यहां पे जो मोनेस्ट्री नेम है इनको दिया गया तेंजिंग ग्यात्सो। ग्यात्सो बेसिकली लास्ट नेम होता है, जितने भी दलाई लामा आए हैं उनके आखिरी में आपको ग्यात्सो मिलेगा, तो तेंजिंग ग्यात्सो इनका नाम है। अब आपको बता दूं कि एक ट्रेडिशन, एक परंपरा है, और ये परंपरा आपको बता दो कि भारत के ही गुरुओं ने वहां पे स्टैब्लिश की थी। भारत से बुद्धिज्म का उदय और बुद्धिज्म तिब्बत भी पहुंचा, तो वहां पे जब राजा ने 3 किंगडम्स को विजय हासिल की, तो वो जब भारत के गुरु, उनका मैं नाम भूल गया हूं, वो जब वहां पे गए वो सरेंडर कर दिए, और उसके बाद यहां पे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन शुरू हो गया। ठीक है, अब बुद्धिज्म यहां पे थोड़ा सा अलग तरीके का है, जैसे भारत में अलग है, वहां पे थोड़ा अलग तरीके का है। तो अब हुआ क्या कि ये लोग रीबर्थ में ये बताते हैं कि जो हमारे असली मैसेंजर ऑफ गॉड है वो हमारे टीचर्स हैं, वो गुरु हैं, और वो रीबर्थ लेते हैं, वो उनका पुनर्जन्म होता रहता है। यानी कि दलाई लामा कभी मरते नहीं है, वो पुनर्जन्म होता है, और जब वो जन्म लेते हैं तो ये हमारे ऊपर है कि हम उनको पहचाने, बचपन से उनको पहचान के मोनास्ट्री में ले और उनको ट्रेन करें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है। अब तेंजिंग ग्यात्सो जो है वो 1933 में जन्मे। ठीक है, अब जब ये नहीं 1935 के 1933 थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहां पे देखिए इनकी बकायदा पूरी कमिटी होती है, और सबके सब लर्नेड स्कॉलर यहां पे स्कॉलर होते हैं। तो हुआ क्या कि जब इनका जन्म हुआ तो फिर जो इससे पहले दलाई लामा थे उनको पता गया कि इस गांव में, तिब्बत के इस गांव में अगले दलाई लामा ने जन्म ले लिया है। ये वहां पे गए और बेसिकली 3 कैंडिडेट्स थे जिसमें ये सबसे आगे है, ये शेर की तरह आए, और इनके पास वो सारी क्वालिटीज थी जो कि दलाई लामा में हमको देखने को मिलती है। अब इनको बुलाया, इनकी ट्रेनिंग हुई, अब वाकई में बहुत ही लर्नेड थे, इतनी कठिन कठिन विद्याएं इन्होंने बहुत ही जल्द हासिल कर ली। लेकिन उस समय चाइना का दबदबा था दोस्तों, चाइना का दबदबा था। बहुत सारी कहानियां हैं, ये पूरी एपिक जर्नी 1939 में जब दलाई लामा खाली 4 साल के तो ये शुरू होती है। अब 1939 में चाइना जो है वो डिवाइडेड था, बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स जो है वो इसको रूल करते थे। जो क्युंघाई रीजन से जब ये जा रहे थे तो एक वॉरलॉर्ड ने रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो। अच्छा, जो चाइना वाले हैं वो दलाई लामा को खोज रहे थे, ढूंढैया कर रहे थे कि कहाँ है दलाई लामा, पकड़ के लेके आओ। तो नहीं चाहते थे तिब्बतन्स कि वो चाइना के पास चले जाए, तो 1939 में खूब पैसे दिए, जो भाई वॉरलॉर्ड था उसको खूब पैसे दिए, और उसके बाद ये लंबी एपिक जर्नी जो है वो शुरू होती है, और मोनेस्ट्री तक ये पहुंचे। उसके बाद इनकी ट्रेनिंग हुई। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, सब चंगा से, लेकिन 1949 में कम्युनिज्म आ जाता है, और माओ जेडोंग साफ साफ बोल देते कि भाड़ में गया सारा धर्म, भाड़ में गया बुद्धिज्म, मैं कोई धर्म को फॉलो नहीं करता, उठा के फेंक दो सबको, ढूंढो दलाई लामा कहाँ है। अब दलाई लामा माने कि तिब्बत को सिंपल ये बोल दिया माओ जेडोंग ने कि हमारा जो अगला टास्क है, अभी हमने चाइना को लिबरेट कर लिया, अब अगला टास्क हमको तिब्बत चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी कि भाई 1959 तक जब तक चाइना ने तिब्बत को जीता नहीं था तब तक भारत की बाउंड्री थोड़ी ना लगती थी, भारत की बाउंड्री कहाँ चाइना से लगती थी, तिब्बत। अब हुआ क्या कि सब कुछ चलता है, काफ़ी बातें होती हैं। मीनवाइल जो है 17 पॉइंट प्रोग्राम निकाला जाता है। ठीक है, 17 पॉइंट प्रोग्राम में ये रहता है, शर्तें रहती, 17 पॉइंट्स रहते हैं, और ये दलाई लामा को सौंप दी जाती है कि आपको ये मानना पड़ेगा। उसमें पहला पॉइंट बड़ा खतरनाक होता है कि आपको चाइना के पास आना पड़ेगा, लेकिन बाकी पॉइंट्स ठीक रहते हैं कि हम आपको ऑटोनॉमी देंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ें कर सकते हो। तो दलाई लामा बड़े खुश हो जाते हैं और हर कोई साइन कर देता है इस पर। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दोस्तों ये तो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। चाइना अगर पेपर पे कुछ भी लिखता है वो करता नहीं है। पेपर पे मैं लिख के दे दूं कि मैं आपका गुलाम हूं, लेकिन मैं बिहेव कर रहा हूं कि आपके मालिक जैसा। पेपर तो पेपर है, ठीक है। तो अब यहां पे चाइना इसको अपोज करता, मतलब जो भी 17 पॉइंट प्रोग्राम में लिखा उसके बिल्कुल उलट जाता है। ठीक है, अब भैया दलाई लामा का मूड खराब होने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक इसमें पेंचेंट लामा होते हैं, ठीक है, इनकी कमेटी में पेंचेंट लामा होते हैं, वो कहते हैं कि चाइना बढ़िया है, 12 साल के ही होते हैं खाली, लेकिन वो खैर चाइना के पपेट टाइप के होते हैं, उस समय की बात है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन यहां पे 1959 में, मार्च 1959 में चाइना दलाई लामा को एक ऑफर देता है, ठीक है, कि आप हमारे हॉल में आइए और एक शो देखिए और विदाउट बॉडीगार्ड्स आइए। अब यहां पे जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि बस दलाई लामा का काम खत्म हो गया, चाइना बुलाएगा, उनको किडनैप कर लेगा और फिर हम पे कब्जा कर लेगा। तो जितने भी लोग हैं वो उठ खड़े होते हैं। दलाई लामा को रातों रात भागना पड़ता है। बताया ना कि जो लामाज होते हैं, जो दलाई लामा होते हैं, वो ओरेकल कौन, जो भविष्य बताता है। तो इनका एक बहुत ही कहते हैं कि स्पिरिचुअल गुरु होता है जिनको ओरेकल कहते हैं, जो सब कुछ बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। दलाई लामा को भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो जब दलाई लामा ओरेकल से, अभी तक दलाई लामा से बोलते हैं कि ठीक है अभी ठीक रहो, मतलब जब भी ओरेकल से पूछने जाते हैं
तो कहते हैं कि अभी ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो चाइना कह रहा है वो कर लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा होता है जब ये ओरेकल कहता है कि निकल लो, अगर जिंदा बचना है तो निकल लो, वरना बच नहीं पाओगे। वो मेडिटेट करते हैं ओरेकल बहुत देर तक, रात की बात होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर दलाई लामा को रास्ता बताते हैं कि यहां से जाना। तो दलाई लामा उस समय फिर भेष बदल के निकलते हैं और पूरी चाइना उनको ढूंढने में लग जाती है। और 1959 ही एक तरीके से जुलाई तक आपको पता है कि पूरे चाइना ने तिब्बत को कंट्रोल में ले लिया था अपने। तो दलाई लामा के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कठिन जर्नी होती है। एक तो चाइनीज हमको ना पकड़ लें, फिर उसके बाद हिमालयन रीजन से बचते बचाते कठिन रास्ते, रात में और जंगली जानवरों का डर, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, ठीक है, कीड़े मकोड़े खा के गुजारा कर रहे हैं। तो किसी तरीके से वो फिर भारत के बॉर्डर पे पहुंचते हैं। अब उस समय इनकी मदद अमेरिका ने की थी, बिल्कुल अमेरिका ने उनकी मदद की थी, क्योंकि अमेरिका को पता था कि ये होगा, और जब ये होगा तो हमको दलाई लामा को बचाना पड़ेगा। अमेरिका ने बहुत मदद की, कुछ भी कहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं कि हम 17 पॉइंट प्रोग्राम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। दलाई लामा चिट्ठी लिखते हैं। इससे पहले जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया था तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि चाइना और भारत के रिश्ते अच्छे थे कि भाई देखो हम एक न्यूट्रल कंट्री और हम बेकार में किसी के फट्टे में टांग नहीं हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू मान गए। और 1959 में धर्मशाला में, आपको बता दूं कि 80,000 के करीब लोग थे, मतलब इतने सारे लोग थे, और भारत ने इतने लोगों को शरण दे दी कि आप आ जाओ हमारे यहाँ रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब चाइना को ये पता लग गया तो चाइना को मिर्ची लग गई। चाइना ने बोला कि हमारा मैटर, और आप यहाँ के लीडर को अपने घर में कैसे रख सकते हो। यही बैकग्राउंड बना 1962 साइनो इंडियन वॉर की, जो चाइना और भारत का वॉर हुआ था ना, युद्ध हुआ था, यही बैकग्राउंड था। मेन दलाई लामा का इशू था, सबसे मेन। रोड तो बाद में बनाई थी, लेकिन मेन दलाई लामा था कि आपने हमारे लीडर को, हमारे यहां पे तिब्बत पे इधर हम कब्जा कर रहे हैं और यहां के लीडर गायब। और जब तक लीडर जिंदा रहता है तब तक तो दोस्तों एक हमेशा अपराइजिंग की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो भारत ने शरण दी, और तब से लेकर अभी तक इनकी पूरी सरकार धर्मशाला से ही चल रही है, एग्जाइल गवर्नमेंट है, भारत से ही चल रही है। चाइना ने तिब्बत पे पूरा कंट्रोल कर लिया है। तिब्बत इस समय बहुत बुरी हालत में है, वहां के लोगों के पास राइट्स नहीं है, ना कोई डेवलपमेंट है, ना कोई रोजगार है। कई बार अपराइजिंग होती रहती है 1987-89, लेकिन हमेशा चाइना इसको दबा देता है। तो बड़ा मुश्किल इस समय, तिब्बत की हालत बहुत खराब है। बहुत खूबसूरत है तिब्बत। तो अभी फिलहाल यही है, और दलाई लामा को लेकर कंट्रोवर्सी और दलाई लामा की छोटी सी कहानी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जैसा कि हमने बताया भैया, दलाई लामा जैसा बनना है तो फटाक से हमारे कोर्स को अवेल करो। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया, और आप ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच।